अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और शायद इस ड्रामे पर ये मेरी सेकंड लास्ट वीडियो हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है, तो इस पर बार बार मुझे वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता और ना ही शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुरुलुश उस्मान से लेकर कुरुलुश और हान तक एक बहुत तवील सालों का सफ़र था जो मैंने आप लोगों के साथ मुकम्मल किया, जबकि ओरहान गाजी की कहानी के अख्ताम के साथ 370 एपिसोड्स के बाद दिरलिश और कुरुलुश की कहानी मुकम्मल हो गई। जबकि पहले कुरुलुश उस्मान और फिर कुरुलुश और हान की किस्तों का रिव्यूज करते हुए उनमें मेरे इमोशंस और फीलिंग्स शामिल हुआ करती थी, आने वाले किरदारों और वाकयात के हवाले से जोशो खरोश हुआ करता था और फिर हर नए सीजन का बेसब्री से इंतजार होता था। लेकिन ये इंतजार अब खत्म हो गया है और आप में से बहुत से व्यूअर्स कुरुलुश की वजह से ही मेरे चैनल के साथ अटैच थे और शायद आज की इस वीडियो के बाद हम आपस में एक दूसरे को खुदा हाफिज कह देंगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी मिलने और जुदा होने का नाम है, तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, सच कहूँ तो मुझे इन एपिसोड्स, किरदारों और वाक़यात का रिव्यूज़ करते हुए कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि मैंने मास्टर्स ही इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है। इसलिए किरदारों के नफ्सियात, उनकी तश्कील और कहानियों के एनालिसिस के बारे में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई और मैं आप लोगों के साथ इस हवाले से एनालिसिस शेयर करती रही। लेकिन मेरा एक और पुराना शौक़ भी है और वो है क्राइम रिपोर्टिंग और जुराइम के पीछे छुपी इंसानी नफ्सियात को समझना। मैं पहले भी शाम में होने वाले जहाद पर 2 साल रिपोर्टिंग करती रही हूँ और एक इंटरनेशनल चैनल जिसका नाम विसाल था, उनकी मैं प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर रह चुकी हूँ और मेरे स्क्रिप्ट्स पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। तो इस हवाले से मैं एक नए चैनल पर काम शुरू करने लगी हूँ। तो अगर आप लोग मुझे उस नए चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे नए चैनल का नाम है क्राइम इनसाइट। उस पर हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो अपलोड हुआ करेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आप लोगों के म्यार पर पूरा उतरेगी और उस नए चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में भी उस चैनल का लिंक मौजूद है। उम्मीद है कि जैसे आप लोगों ने इस चैनल पर मेरा साल हर साल साथ दिया, तो इंशाल्लाह उस नए चैनल पर भी आप लोग मेरे हम सफ़र बनेंगे। इसके बाद चलते हैं कुरुलुश और हान के लास्ट एपिसोड के रिव्यू की तरफ। तो मैं रिव्यू का आगाज़ करूँगी एवरानोस से, क्योंकि लगता है कि इस एपिसोड में एवरानोस के मनाजिर पर बहुत मेहनत की गई है और ऐसा लगा कि ये एपिसोड पिछले एपिसोड्स में एवरानोस के किरदार को जो जिक पहुंचाई गई और गैर ज़रूरी वाक़यात में उसे जो फंसाया गया, तो उस नुकसान की तलाफ़ी और मदाहों को राज़ी करने की कोशिश महसूस हुई और इस जोड़े के खूबसूरत लम्हात जो पहले नज़रअंदाज कर दिए गए थे, तो इस एपिसोड में इन्हें इंसाफ मिला। मुझे एवरानोस के हवाले से वो सीन बहुत पसंद आया जब उसने रुमेले की मिट्टी लाकर फातिमा को तोहफे में दी ताकि वो उस सरजमीन पर कदम रखने वाली पहली खातून बने। लेकिन एक बात मैं सोच रही हूँ कि इस सीन में एवरानोस ने ये बात की कि वो खुद वहाँ गया, मिट्टी लेकर आया ताकि फातिमा उस पर कदम रख सके। तो मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मालूम हुआ कि रुमेली बुरसा से बहुत दूर था और उस जमाने में घोड़े पर जाने और वापस आने में 14 से 20 दिन लगते थे, जबकि बहरी जहाज के जरिए 4 से 7 दिन। लेकिन या तो चूंकि उन्होंने कहानी को इसी किस्त में वाइंड अप करना था, इसलिए ये सब सफ़र नहीं दिखाया, या फिर ये कि वो खुद नहीं गया बल्कि किसी और ने उसे मिट्टी ला कर दी, क्योंकि अगर वो खुद जाता तो रुमेली की सरजमीन पर पहला कदम रखने वाला वो खुद होता, ना कि फातिमा। इसके अलावा उस परिंदे और पिंजरे वाला सीन भी एक अलामत था कि शुरू में इसने इसे उन जंजीरों से आज़ाद होना सिखाया जो उसे जकड़े हुए थी और आखिर में दोनों ने मिलकर परिंदा आज़ाद कर दिया और इस तरह उन्होंने उन तमाम रुकावटों को अलविदा कह दिया जिन्होंने इन्हें अलग कर रखा था और आखिरकार अकचोरा परिंदे को आज़ाद करने में कामयाब हो गया। और इन दोनों के फ़ैन क्लब का कहना है कि अजीब बात यह है कि ना तो शुक्र ने कोई अलविदाई पोस्ट की और ना ही फातिमा ने, और दोनों की इतनी मजबूत कहानी के बावजूद दोनों ने अपनी कोई मुश्तरका तस्वीर तक शेयर नहीं की। तो नाज़रीन इकराम, इनके ऐसा ना करने की वजह वो खबर है जो चंद दिनों पहले मुझे मिली। लेकिन चूँकि मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के लास्ट एपिसोड के रिव्यू के बारे में है, तो आज की वीडियो में न्यूज़ शामिल नहीं होंगी। तो इस सीरीज़ के हवाले से मेरे पास कई इंटरेस्टिंग न्यूज़ इकट्ठी हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेंगी। तो इसके बाद मैं बात करूँगी यीत और डेफने के बारे में कि इन दोनों किरदारों को मौत के मुंह से वापस लाकर इतनी किस्तों तक जिंदा रखा गया, लेकिन इन्हें मारते हुए राइटर्स को इंटरेस्टिंग सिनेरियो भी न बना सके कि वो 2 स्ट्रॉन्ग किरदार जो पहाड़ से गिरकर और जलकर भी बच गए, लेकिन आखिरी किस्त में वो बिल्कुल ऐसे जैसे गत्ते के बने हुए थे और एकदम से ही मर गए। इसके अलावा पूरे सीजन में हमें यही दिखाते रहे कि ये तो एवरानोस की आपस में शदीद दुश्मनी थी, दोनों के दरमियान कई बार हाथापाई भी हुई और दोनों ने एक दूसरे को मारने की कई बार धमकियां भी दी, लेकिन आखिर में यीत का खात्मा ओरहान के हिस्से में आ गया। हालांकि असूलन तो यह होना चाहिए था कि यीत को एवरानोस ही खत्म करता, जबकि दूसरी तरफ या तो डेफने का खात्मा फातिमा के हिस्से में आना चाहिए था, या फिर ये कि नीलुफर, फातिमा और यहाँ तक कि एस्पोर्चा तीनों को हक हासिल था कि वो डेफने को सख्त सजा देती। बेहतर होता कि तीनों को लड़ाई के मंजर में शामिल किया जाता।
एक उसे तीर मारती, दूसरी तलवार चलाती और तीसरी खंजर घोंप देती, क्योंकि डैफ्ने ने इन सब के साथ बुराई की थी। लेकिन चूंकि एस्पोर्चा राइटर्स का पसंदीदा किरदार था, इसलिए उसे हर मामले में शामिल करना जरूरी समझा गया। और मजे की बात यह कि नीलूफर को एस्पोर्चा ये सब अफसोस के साथ बता रही थी, और नीलूफर का यह डायलॉग तो बहुत जहर लगा कि अपने तमाम तर बुराइयों के बावजूद वो मेरी बहन थी। हालांकि डैफ्ने की खबासत सब पर वाज़ेह थी। लेकिन एक और मसला ये भी है कि डैफ्ने के मामले में अब्दुर्रहमान को भी सजा देने का हक था, यानी कि फिर इस तरह डैफ्ने को अवामी तौर पर सजाए मौत दी जाती, अब्दुर्रहमान उसकी रस्सी खींचता और नीलूफर, ओरहान, एस्पोर्चा और फातिमा वगैरह सब ये मंजर देखते। लेकिन बहरहाल ये तो हम जानते ही हैं कि डैफ्ने को दोबारा जिंदा करके फातिमा की कहानी में डालना बेमानी था। उसका फातिमा से कोई ताल्लुक था ही नहीं। डैफ्ने की दुश्मनी ओरहान और उसकी रियासत से थी, तो उसे उसी वक्त मार दिया जाना चाहिए था जब ओरहान ने उसकी फांसी का ऐलान किया था। लेकिन हम जानते हैं कि बाद में उसका किरदार सिर्फ खींचा गया, सिर्फ फातिमा के लिए एक नई कहानी बनाने की खातिर। और फातिमा और एवरानोस की कहानी में ये सबसे पहले इस तरह दाखिल हुई क्योंकि इसी ने ही सबसे पहले फातिमा और एवरानोस का राज दरियाफ्त किया था। लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि यीत और डैफ्ने के किरदार गैर जरूरी तौर पर खींचे गए। इसके अलावा ज्यादा बेहतर यह होता कि एवरानोस को बेकदम रुमैली भेजने के बजाय इसकी फातिमा के साथ पहले ही शादी करवा दी जाती और दोनों को पहले ही रुमैली रवाना कर दिया जाता। और जहां एक तरफ ओरहान गाजी फतुहात करते तो दूसरी तरफ से एवरानोस की भी फतुहात दिखाई जाती या वहां की फतुहात की खबरें मिलती। लेकिन बात वही कि एवरानोस को मुसलमान करने के बाद इस तमाम अरसे में एक मज़ाहिया किरदार बना दिया गया था। उसके पास कोई इख्तियार नहीं था, ना ही कोई अहम काम, बस सारा वक्त ओरहान की रजामंदी का इंतजार करता रहता कि किसी तरह वो राजी हो और उसकी फातिमा से शादी हो जाए। लेकिन बहरहाल इस आखिरी एपिसोड में एवरानोस और फातिमा को अपने किरदार के हवाले से इंसाफ मिल गया। और वैसे तो ये एपिसोड 26 देखने के बाद मुझे लगा कि महमद बोज़दैक हर चीज़ जल्दी जल्दी ख़त्म करने और सीरीज़ बंद करने की जल्दी में है। लेकिन आखिर में जब कई ऐसे मनाजिर दिखाए गए जिनसे लग रहा था कि दोनों फौजों का कोई बहुत बड़ा टकराव होने वाला है, तो अचानक सब कुछ गायब हो गया और फिर अचानक एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा पहाड़ी पर खड़े नजर आए। और ये मंजर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दादा अपने पोते को कोई कहानी सुना रहा हो। तो मेरा तो हैरानी की वजह से एकदम से मुंह खुला का खुला रह गया कि ये क्या, वो जंग कहाँ चली गई। तो सादा सी बात यह है कि कुरुलुश और हान की तुर्की में रेटिंग कोई इतनी खास नहीं है, तो इसलिए महमद बोज़दैक के पास वक्त और पैसा दोनों खत्म हो गए हैं। तो इसीलिए महमद बोज़दैक ने सबसे आसान रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि ज़रा खुद सोचें कि जंगी मनाजिर बनाने पर कितना खर्च आता है, चाहे वो सिर्फ 20 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। तो ये एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि महमद बोज़दैक ने ऐसा क्यों किया। उन पर ज़्यादा तनकीद करने का फ़ायदा नहीं, मसला सिर्फ ये है कि उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो एर्तुगरुल और उस्मान जैसा शानदार ड्रामा बना सकता, क्योंकि दिरुलिश एर्तुगरुल की माली सपोर्ट सरकारी तौर पर की जा रही थी, जबकि कुरुलिश उस्मान की रेटिंग ही इतनी ज़्यादा थी कि महमद बोज़दैक को पैसे का कोई भी मसला नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि सीज़न 3 के बाद महमद बोज़दैक ने अपना रवायती लालच दिखाना शुरू कर दिया और बड़ी जंगें दिखाने से गुरेज करने लगे, जिसका नतीजा कुरुलिश उस्मान की रेटिंग की सूरत में निकला। जबकि दूसरी तरफ शायद आप लोगों को याद होगा कि कुरुलुश और हान में भी एक बड़ी जंग दिखाई गई थी, लेकिन रेटिंग पर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा, इसलिए शायद महमद बोज़दैक बददिल हो गए थे और उन्होंने इस बार इस आखिरी एपिसोड में पेलिकैनॉन की जंग दिखाने पर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की। जबकि नाज़रीन इकराम, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इस हवाले से न्यूज़ दूंगी कि ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी महमद बोज़दैक किस तरह इन अदाकारों को किन मामलात में कंट्रोल कर रहे हैं और इन पर क्या पाबंदियाँ लगाई गई हैं। शुक्र और जैमरे ने अपनी कोई मुश्तरका तस्वीर अपलोड क्यों नहीं की, और एपिसोड 26 के आखिर में दिखाया जाने वाला वो बच्चा सल्तनत उस्मानिया का कौन सा सुल्तान है और उसे दिखाने की क्या तारीखी अहमियत है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं जानती हूँ कि दुर्सुन बे की एंडिंग नहीं दिखाई गई और उनकी एंडिंग को सिर्फ अल्फाज में बयान कर दिया गया, और ऐसा करने की वजह यही थी कि दुर्सुन बे की मौत को अगर बराह रास्त दिखाया जाता तो शायद हलीमा और दुर्सुन के फैंस बर्दाश्त ना कर सकते। तो अगर दुर्सुन की मौत दिखाई जाती तो हमें भी बहुत ज़्यादा दुख होता कि एक इतना अच्छा किरदार किस अंजाम से दो चार हुआ, क्योंकि हमारे जहनों में तो यही है कि हक और सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन बाज़ औक़ात जीतने के लिए जान देना भी ज़रूरी है, और यही काम दुर्सुन ने भी किया। तो जब तक दुर्सुन की मौत के बारे में ये हकीकत नहीं बताई गई, तब तक मेरा ख्याल यही था कि राइटर्स तारीख का रुख बदल देंगे और दुर्सुन को जिंदा दिखाएंगे। लेकिन शुक्र है कि राइटर्स ने तारीख के मुताबिक ही काम किया। जबकि नाज़रीन इकराम, एक सीन ने मेरे साथ साथ आप लोगों को भी हैरान किया होगा, और वो दिमर बोगा का सीन था। दिमर बोगा का किरदार कुरुलिश उस्मान के सीजन 5 से हम देख रहे हैं, और इसका ये आखिरी सीन देखने के बाद इसकी शख्सियत में ये 3 बड़ी तब्दीलियां देखने में आईं। पहले नंबर पर यह गद्दार था और उस्मान बे का दुश्मन था, जबकि सीजन 6 में ये ओरहान और अलाउद्दीन के लिए एक मोहब्बत भरे शफीक चचा के तौर पर सामने आया, जबकि इस सीजन में ये
ایک جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ آخر میں اراز خاتون کا سامان اٹھانے والا بن گیا۔ تو اس کی شخصیت کی یہ تبدیلیاں بہت انٹرسٹنگ لگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور آپ لوگوں کا میرے نئے چینل کے بارے میں کیا خیال ہے، اس بارے میں بھی اپنا ریویو ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔